ओह, ये जगह तो बहुत अच्छी है, उसने कहा। और बालकनी को तो देखो। स्टॉप इट। अगर तुम ज़्यादा तारीफ करोगी तो हमें कभी ये सस्ते में नहीं मिलने वाला, मैंने कहा। हम इंदिरा नगर में डाक बंगले के करीब एक अपार्टमेंट में थे। ये एक अच्छा और शोरगुल से भरे पटना के मध्य नज़र एक खामोश इलाका था। अनेक अपार्टमेंट्स जो कि 100 ऑरेंज रोड के सर्वन क्वार्टर से भी छोटे थे। देखने के बाद आखिरकार हमें एक ढंग की जगह मिली। ये एक कॉलोनियल अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। दोनों बेडरूम में खुली बालकनी थी जिसके सामने पार्क थे। किचन भी काफी बड़ा था और उसमें सामान रखने के लिए अटारी भी बनी हुई थी। मुझे पता था कि रिया इसे रेंट पर ले लेगी। इश, उसने कहा और अपने होठों पे उंगली रख ली। 20,000, ब्रोकर ने कहा। शायद वो इस बात को समझ गया था कि हम इसी फ्लैट को लेना चाहते हैं। इतना पैसा? तुमने भांग खाई है क्या? ये पटना की सबसे सेफ जगह है। मैडम यहाँ अकेली रहेगी। और फिर इन बालकनियों को तो देखिए, ब्रोकर ने कहा। सही बात है, बालकनियाँ तो बहुत प्यारी है, रिया ने जैसे कोई सपना देखती हुए कहा। मैंने उसकी तरफ नजरें दरेरी। उसने अपने मुंह पर उंगली रख ली, मानो कह रही हो, उप्स, गलती हो गई। 15, मैंने कहा। ये गोरा फ्लैट है सर। फॉरेनर्स इस तरह की जगहों को पसंद करते हैं। वैसे भी मुझे आज एक फिरंगी कपल को ये फ्लैट दिखाना है, ब्रोकर ने कहा। हम इसको ही ले लेंगे। डन, रिया ने कहा। मैंने कंधे उचका दिए। रिया मुझे देखकर मुस्कुरा दी। अमीरों के बच्चों को लगता है कि पैसा सिमराव के खेतों में धान की तरह उगता है। ये तो बहुत खूबसूरत है, रिया ने कहा और अपना मोबाइल निकालकर तस्वीरें लेने लगी। हम गोल घर देखने आए थे। तुम्हें बार्गन करना था। वो 18 पर भी मान जाता, मैंने कहा। मैं उस घर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। आखिर मुझे वहाँ रहना है। वो जगह मेरे लिए बहुत मायने रखती है, उसने कहा। हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गुंबद की तरफ चले आए। हमें एक तरफ हरे मैदान फैले हुए नजर आ रहे थे तो दूसरी तरफ शहर का कोलाहल था। गुंबद की अंदरूनी दीवारें पान की पीक से सनी हुई थी और प्रेमी जोड़ों ने अपने नाम उस पर उकेर रखे थे। लोग शहर की विरासत को इस तरह बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अगर हम बिहारियों को असभ्य कहा जाता है तो वो बेवजह नहीं है। हमारे कुछ साथी लोग तो ये तमाग हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। मैंने अपने भारी झोले को अपने कंधे पर एडजस्ट किया। बुक्स, उसने कहा। मैंने सिर हिला दिया। तुम जानना चाहती थी ना कि मैं कौन सी क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, मैंने कहा। हाँ, लेकिन मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछ सकती, उसने कहा और मुस्कुरा दी। इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। ओह, उसने कहा। क्या तुम्हें वाकई इसकी ज़रूरत है? हाँ, और बहुत अर्जेंट रूप से, मैंने कहा। हम गोलघर की सीढ़ियों से नीचे उतर आए। मैंने उसे बताया कि किस तरह से गेट्स फाउंडेशन के लोग 6 हफ्ते बाद यहाँ आएंगे और मुझे एक स्पीच डिलीवर करनी होगी। नो स्पीच, नो ग्रांट। क्यों? उसने कहा। मैंने सिर हिला दिया और एक ऑटो को बुलाया। मोरिया कॉम्प्लेक्स, मैंने ड्राइवर से कहा। मोरिया कॉम्प्लेक्स में पटना के कुछ सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड स्टॉल से। कभी लिट्टी चोखा खाकर देखा है? मैंने पूछा। ये क्या होता है? उसने कहा। मैंने एक स्टॉल की ओर इशारा किया जहां सुलगते हुए कोयले पर ताज़ा लिट्टियाँ पकाई जा रही थी। कारीगर ने गुधे आटे की एक लोई ली और उसमें मसालेदार चना पाउडर भर दिया। फिर लोई को अपनी उंगली से चपटा करते हुए उसे चारकोल पर भून दिया। इसके बाद उसने लिट्टी को पल भर के लिए देसी घी में डुबोया। फिर हमें एक प्लेट में सलाद, चटनी और चोखा के साथ लिट्टियाँ परोस दी। चोखा क्या होता है? रिया ने पूछा। दुकान मालिक ने बताया कि टमाटर, बैंगन और आलू को एक साथ मसलकर हरी मिर्च, नमक और अन्य मसालों के साथ पकाकर चोखा बनाया जाता है। रिया ने एक बाइट ली।
दिस इज अनबिलीवेबल, उसने कहा। उसके एक्सप्रेशन से दुकान मालिक की छाती गर्व से फूल गई। अच्छा लगा? मैंने पूछा, जबकि मुझे पहले ही जवाब पता चल चुका था। ये दिल्ली में क्यों नहीं बनाई जाती, या पूरे भारत में, या पूरी दुनिया में? रिया ने कहा, क्योंकि बिहारी चीज़ों को कूल नहीं समझा जाता। क्यों? उसने कहा। उसका मुंह लिट्टी चोखा से भरा हुआ था। ये एक गरीब राज्य है, किसी को हमारी या हमारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं रही है। आज से मैं इसे रोज़ खाऊंगी। हमने अपना लिट्टी चोखा खाया। मैंने उसे हाथ साफ करने के लिए टिश्यू पेपर दी। मेरी माँ इससे भी अच्छा लिट्टी चोखा बनाती है, मैंने कहा। तुम लोग इसे घर पर बना लेते हो बड़े आराम से, कभी खुद आकर देख लेना, मैंने कहा। वो चुप रही। मैं उसकी झिझक को समझ गया। हम मौर्य कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल आए। वैसे ज़रूरी नहीं कि तुम मेरे घर ही चलो, मैं अपने घर से लिट्टी चोखा बनवा कर भी यहाँ ला सकता हूँ, मैंने कहा। नहीं नहीं, मुझे तो सिमरा जाकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारी माँ से भी मिलना चाहती हूँ। मैंने उनके बारे में इतना कुछ सुन रखा है। हमें मौर्य कॉम्प्लेक्स के बाहर एक ऑटो रिक्शा मिला। पहले मैडम के लिए चाणक्य होटल और फिर बोरिंग रोड, मैंने कहा। क्या बोरिंग? रिया ने खिलखिलाते हुए कहा। क्या? हाँ, मेरी क्लासेस बोरिंग रोड पर ही है। नाम ही बहुत कुछ बता देता है। मैं हंस पड़ा। टीचर्स बुरे नहीं हैं, बस इतना है कि इतने कम समय में इंग्लिश सीख पाना मुश्किल है। चैलेंज ये है कि तुम्हें एक साथ 3 चीज़ों पर फोकस करना है: इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग और सबसे ज़रूरी स्पीच का एक्चुअल कंटेंट, उसने कहा। मैं उसकी तरफ देखा। उसने सचमुच मेरी प्रॉब्लम को एकदम ठीक ठाक बता दिया था। ऑटो पटना के ट्रैफिक से होकर गुजरता रहा। मुझे कभी समझ नहीं आता कि आखिर पटना में सब लोगों को अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने का इतना शौक क्यों है, माधव? रिया ने कहा। हाँ, मैंने कहा। कुछ नहीं, कहो ना रिया। अगर मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाना चाहूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो ना होगा? मैं एक बार में इसका जवाब नहीं दे पाया। ऑटो चाणक्य का होटल पर पहुंचा। वो जैसे ही बाहर निकली, पल भर को मेरा हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था कि मेरी इंग्लिश तुमसे सुपीरियर है या ऐसा कुछ। हम कब से शुरू कर सकते हैं, मैंने कहा। तो ये रहा प्लान, उसने कहा और मेरे सामने एक A4 शीट रख दी। हम डिनर के लिए चाणक्य होटल के तक्षशिला रेस्तोरां में थे। हमारी मुलाकात एक हफ्ते बाद हो रही थी और मैंने सोमवार से शुक्रवार तक का समय सिमरा में बिताया था। वेटर ऑर्डर लेने आया। उसने सादी पीली दाल और फुल्कों का ऑर्डर किया। मैं घर के खाने को मिस करती हूँ, उसने कहा। और मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मैं कहना चाहता था लेकिन नहीं कहा। उसके बिना सिमराव में ये 5 दिन उम्र कैद की 5 सजाओं की तरह गुजरे थे। वैसे मुझे पीली दाल पसंद है, मैंने कहा। मैंने A4 शीट उठा ली। उस पर लिखा था एक्शन प्लान ऑपरेशन गेट्स। ऑब्जेक्टिव, फराटेदार इंग्लिश में अमेरिकी श्रोताओं के सामने 10 मिनट की लाइव स्पीच। 10 मिनट यानी कोई 600 शब्द। फोकस एरिया, डिलीवरी, कॉन्फिडेंस, स्टाइल, एक्सेंट, फ्लो, ठहराव, आई कॉन्टेक्ट। कंटेंट, मुद्दे की बातें। इमोशनल मोमेंट, मदद की गुहार। मैंने रिया की ओर देखा। ये सब तुमने टाइप किया है? नहीं, रात को चंद नन्ही परियां आई थी, ये उन्हीं की कारस्तानी है, उसने कहा। गो ऑन, पूरी शीट तो पढ़ो। मैं फिर से पढ़ने लगा। टॉप 10 टूल्स, फेमस स्पीचेस के यूट्यूब वीडियोस, सबटाइटल के साथ इंग्लिश फिल्में देखना। ऐसे दिन जब हम केवल इंग्लिश ही बोले, हिंदी का एक भी शब्द नहीं।
स्पीच के कंटेंट पर पहले हिंदी में काम करें। दिन भर फ़ोन पर इंग्लिश से वॉइस डायरी रिकॉर्ड करना, इंग्लिश में सोचना, इंग्लिश में टीवी पर न्यूज़ डिबेट्स देखना, कॉल सेंटर्स में फ़ोन लगाना और इंग्लिश वाला ऑप्शन चुनना, इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट पढ़ना, इंग्लिश के सिंपल नॉवेल्स पढ़ना। मैंने सीटी बजाई, फिर उसने नॉन स्टॉप बोलते हुए एक एक करके मुझे सारे स्टेप्स समझाई और सबसे लास्ट वाला पॉइंट इंग्लिश के सिंपल नॉवेल्स पढ़ना, जैसे कि उस राइटर की नॉवेल्स, क्या नाम है उसका, चेतन भगत। उसने अपनी बात ख़त्म करते हुए कहा। मैंने उसके हमेशा की तरह खूबसूरत चेहरे को देखा। एक बार फिर इसके चक्कर में मत पड़ जाना, मैंने मन ही मन कहा। तो शुरू करते हैं, मुझसे इंग्लिश में बात करो। मैं इंग्लिश में बोलने लगा। तब मुझे जैसी इंग्लिश आती थी वो कुछ इस प्रकार थी। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर मेकिंग द लिस्ट फॉर लर्निंग द इंग्लिश। मैंने कहा, थैंक यू फॉर मेकिंग द लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश। रिया ने कहा। उसकी आवाज़ खामोश थी, उसमें ना तो कोई कटाक्ष था और ना कोई जजमेंट। यस, सेम थिंग ओनली के बजाय कहो आई मेंट द सेम, रिया ने कहा। कभी कभी मैं इसी तरह सुधार करती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, बल्कि इसीलिए कि तुम जो कहना चाह रहे हो उसे ठीक से कह सको। थैंक्स, मैंने कहा। ये वर्ड तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं हंस पड़ा। उसने मुझे वेटर से इंग्लिश में बात करने को कहा। ये मैंने अच्छे से कर लिया क्योंकि वेटर की इंग्लिश मुझसे भी बदतर थी, लेकिन उसने वेटर के सामने मुझे टोका नहीं। एंड स्वीट लेटर, उसके जाने के बाद मैंने कहा, वी विल ऑर्डर द स्वीट डिश लेटर, रिया ने कहा। या अगर स्वीट डिश के बजाय डेजर्ट बोल सको तो और बेहतर। डेजर्ट यानी वो राजस्थान वाला डेजर्ट, मैंने कहा। DESSIRT शब्द अलग है लेकिन उसे उसी तरह कहा जाता है। मुझे इंग्लिश की यही बात ख़राब लगती है। हिंदी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी तो कमाल की भाषा है क्योंकि हम उसे जैसे लिखते हैं वैसे ही बोलते भी हैं। उसके लिए अलग से प्रोनाउंसिएशन सीखने की ज़रूरत नहीं होती, रिया ने कहा। सो वाई डजंट एवरीवन स्पीक हिंदी, मैंने कहा। क्योंकि हम, रिया ने कहा। वो रुक गई। ओ माय गॉड, तुमने ये सवाल बिल्कुल ठीक तरह से पूछा था क्या? तुमने कहा था सो व्हाई डजंट एवरीवन स्पीक हिंदी। ये एकदम परफेक्ट इंग्लिश है। जब हम सेल्फ कॉन्शियस हुए बिना कोई बात कहते हैं तो उसे अच्छे से कह पाते हैं। मैंने विनम्रता दिखाने की कोशिश की। हम कामयाब हो जाएंगे माधव, उसने मेरे हाथ को थपथपाते हुए कहा। मैं सोचने लगा कि हम एक कपल बनने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। एक बार फिर से उसके चक्कर में मत पड़ो, मेरे भीतर एक आवाज़ ने चेताते हुए कहा। तुम उसके चक्कर से बाहर निकले ही कब थे? एक दूसरी आवाज़ ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। मैं रविवार की शाम रिया को अशोक राजपथ के पीछे पटना कॉलेज के पास गंगा घाट पर लाया था। 20 रुपये लेकर नाविक हमें गंगा के दूसरे छोर पर मौजूद रेतीले कछाड़ पर ले जाते हैं। जब हम नाव में सवार होने के लिए लकड़ी के एक तख्ते पर एहतियात से चलने लगे तो रिया ने संतुलन बनाने के लिए मेरा हाथ थाम लिया। एक जगह वो फिसली तो मेरा हाथ कसकर थाम लिया। मैं मन ही मन दुआ करने लगा कि लकड़ी का ये तख्ता कभी ख़त्म ही ना हो। दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद हम रेत पर चलते हुए चाय के स्टॉलों की ओर बढ़ चले। हम बांस की अनेक हट्स में से एक में जाकर बैठ गए। इन हट्स को चाय पीने वाले कस्टमर्स के लिए बनाया गया था। इट्स ब्यूटीफुल, रिया ने गहरी सांसें लेते हुए कहा। इस शहर में अमन चैन के 2 लम्हे बिताने के लिए यही एक जगह है।
मैंने कहा। हम चुपचाप बैठे रहे और नदी की लहरों को देखते रहे। मेरा हाथ उसके हाथ से चंद ही इंच के फासलों पर था। मैं सोचने लगा कि अगर मैं उसका हाथ थाम लूं तो क्या ये ठीक होगा। आखिर उसने भी तो लकड़ी के तख्ते पर मेरा हाथ थाम लिया था, लेकिन वो लकड़ी का डगमगाता हुआ तख्ता था। जहाँ ऐसा करना ठीक था, अभी ऐसे करने का एक दूसरा मतलब होगा। कम से कम लड़कियां तो इसी तरह सोचती है। फिर भी मैंने अपनी किस्मत आजमाने की सोची। मैंने धीमे धीमे अपने हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ाया। वो समझ गई और अपना हाथ हटा लिया। क्या चींटियां की तरह लड़कियों के पास भी कोई एंटीना होता है? वो इतनी जल्दी कैसे रिएक्ट कर लेती है? तुमने अपनी स्पीच पर काम करना शुरू कर दिया? रिया ने कहा। कुछ मैंने कहा। मैंने अपनी जेब से कागज की कुछ शीट्स निकाली। मुझे जिन मुख्य मुद्दों पर बात करनी थी उन पर हिंदी में कुछ नोट्स लिख रखे थे। मैंने उन्हें उससे थमा दिया। स्कूल को टॉयलेट्स, चेयर्स, ब्लैकबोर्ड की दरकार है। वो पढ़ने लगी। फिर उसने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा, माधव, इतने से काम नहीं चलेगा। ये तो केवल उन चीज़ों की लिस्ट है जो तुम्हें चाहिए। मैं अभी इस पर काम कर ही रहा हूँ। वे बिल गेट्स से, वे जहाँ भी जाते हैं लोग उनसे इसी तरह से चीज़ें मांगते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि तुम उनसे कुछ ना मांगो और इसके बावजूद वे तुम्हें ग्रांट देने को मजबूर हो जाएं। मांगो नहीं, कभी नहीं। इससे तो ऐसा लगता है कि तुम ज़रूरतमंद हो। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या उसने इसीलिए मुझे छोड़ दिया था? कभी कभी मैं ऐसा कर बैठता हूँ। कभी कभी मैं अपने आप को ज़रूरतमंद जता देता हूँ। मैंने धीमे से कहा। वो समझ गई कि मेरा इशारा किस तरफ है। हालांकि उसने ऐसा जाहिर नहीं किया। वो अपनी बात फिर से शुरू करने से पहले थोड़ी देर रुकी। ये गोरे अलग किस्म के लोग होते हैं। तुम्हें इनके सामने खुश और कॉन्फिडेंट बनकर पेश आना चाहिए, ज़रूरतमंद बनकर नहीं। बाकी भी तो पढ़ो। उसमें मैंने दूसरी चीज़ों के बारे में बात की है, जैसे कि स्कूल कैसे बना था वगैरह। उसने मेरा कंधा थपथपाया। तुम अच्छा कर रहे हो, चिंता मत करो। हम दोनों इसे मिलकर करेंगे। मैं लंदन में रही हूँ और वहाँ मेरी कई अमेरिकों से मुलाकात हुई है। मैं जानती हूँ कि ये गोरे किस तरह से सोचते हैं। लंदन में तुम्हारा कैसा वक्त गुजरा? मैंने पूछा। क्लासिक रिया स्टाइल में वो चुप रही। इट्स ओके, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। चले। हमें फिर उसी तख्ते से होकर जाना था। रात के अंधेरे में वो और जोखिम भरा लग रहा था। रिया ने एक बार फिर मेरी बाह थाम ली। पता नहीं ये मेरी कल्पना थी या कुछ और, लेकिन मुझे लगा कि उसने इस बार और कसकर मेरी बाह थामी है। तुम मेरा हाथ थामना चाहोगी? मैंने कहा। क्यों? क्योंकि नाव हिल रही है। मैंने एक लाचार सा जवाब दिया। लेकिन एक स्टूपिड सवाल का और क्या जवाब दिया जाए? तो कुछ नहीं, मैंने कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। हमारे बीच पसर आई अजीब सी खामोशी को इंजन की गड़गड़ाहट भर रही थी। हमारा सफ़र आधा ही पूरा हुआ था कि दूर मंदिरों की घंटियां बजने लगी। मुझे अपने हाथ के पास कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी उंगलियां मेरे हाथ पर रख दी थी। शायद लड़कों के पास भी इस तरह की चीज़ों के लिए कोई एंटीना होता। मैं उसकी तरफ नहीं मुड़ा। मैं उसे जानता था। यदि मैं इस वक्त उसकी ओर देखता तो वो पीछे हट जाती। मैं यहाँ लंदन से ज़्यादा खुश हूँ, उसने कहा। मैंने तो उसे इन दोनों जगहों में तुलना करने को नहीं कहा था। तो घर कब आ रही हो? मैंने कहा। मैं अब भी दूसरी तरफ देख रहा था और शब्दों के चयन में एहतियात बरत रहा था कि कहीं वो किसी चीज़ से नाराज़ ना हो जाए। जल्दी ही आऊँगी। पहले मैं अपने घर में तो रहने चली जाऊँ, उसने कहा। कल मैं यहीं रहूँगा ताकि तुम्हारा सामान ले जाने में मदद कर सकूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है,
मेरे पास नाम मात्र की चीज़ें हैं, उसने कहा। एग्जैक्टली, क्योंकि तब तुम्हें नई चीज़ें खरीदनी होगी और यहाँ की दुकानदार तुम्हें लूट लेंगे। तो कल मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ओके? थैंक्स, उसने कहा। मेरे ख्याल से इसका मतलब हाँ था। हम घाटी पर पहुँचे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और तब तक थामे रहा जब तक हम लकड़ी के तख्तों से गुजरकर ठोस धरती पर नहीं पहुँच गए। हम उसके होटल पहुँचे। वो ऑटो से बाहर निकली। कल 11 बजे, मैंने कहा। यस, थैंक यू सो मच। और आज मुझे नाव की सवारी करके बहुत अच्छा लगा। आज तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? मैंने कहा और कहते ही मन अपने को कोसने लगा। क्या मैं एक बार फिर उसके सामने अपने आप को ज़रूरतमंद साबित कर रहा था? सब कुछ अच्छा लगा, उसने कहा। मिस डिप्लोमेटिक सोमानी को पटाना आखिर इतना आसान नहीं है। मैं ऑफिशियली थक कर चूर हो चुकी हूँ, रिया ने कहा। उसने पिंक कुर्ती और डार्क ब्लू टाइट्स पहने थे। उसका चेहरा भी उसकी कुर्ती के जैसा ही गुलाबी हो गया था। वो उन 4 मैट्रेस पर धम से बैठ गई जिन्हें हम उसके अपार्टमेंट में खींच कर लाए थे। ड्रामा बंद करो, मैंने कहा। आज ही पूरा काम निपटाना होगा, उसने कहा। हम बाजार के 4 चक्कर लगा चुके थे। एक बार राशन के लिए, दूसरी बार बिजली के उपकरणों के लिए, तीसरी बार बर्तनों के लिए और चौथी बार मैट्रेस के लिए। उठ जाओ, मैंने उसका हाथ खींचते हुए कहा। थैंक्स, उसने कहा। आज तुमने जो कुछ किया उस सब के लिए शुक्रिया। मेंशन नॉट, मैंने कहा। प्लीज़ डोंट मेंशन इट, उसने कहा। क्या? सॉरी, मैं तुम्हारी इंग्लिश ठीक कर रही थी। मैं हंस पड़ा। मेरे ख्याल से हम केवल वीकेंड्स में इंग्लिश सीखते हैं, मैंने कहा। नो सर, हमें हर समय इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, उसने कहा। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 9 बज गए हैं। अब मुझे चलना चाहिए। और डिनर? ऑल गेट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, मैंने धीरे धीरे लेकिन सही इंग्लिश बोलते हुए कहा। क्यों? हमने स्टफ जमा कर रखा है। मेरे पास हॉट प्लेट है। तुम मैगी खाना चाहोगे? उसने कहा। हमें पूरे सामान को अनपैक कर जमाने में कुछ समय लगा। उसने अपने हॉट प्लेट और बर्तन निकाले। 1 घंटे बाद हम स्टेनलेस स्टील के नए चमचमाते बर्तनों में मैगी नूडल्स खा रहे थे, जिनके अभी स्टिकर्स भी नहीं निकले थे। मैं अपने चम्मच से नूडल्स खाता रहा। एक बार उसने मेरी ठोंडी पर चिपक गया एक नूडल हटाया। मैं अपने पूरे चेहरे पर नूडल्स चिपका लेना चाहता था। डिनर करने के बाद हमने किचन साफ किया। रात 10 बजे मैंने वहाँ से चलने का निर्णय किया। शायद अगले हफ्ते में तुम्हारे साथ सिमराव चलूँ। पहले मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ। तुम्हें अकेले में ठीक तो लगेगा ना? मैंने कहा। हाँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ भारी लग रही थी या शायद बहुत थक गई थी। श्योर, मैंने कहा। माधव, मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ, उसने कहा। मेरे तुम्हारे घर पर रुकने से तुम्हारी माँ को पक्का कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। वैसे भी एक दिन में सिमराव घूमकर वापस पटना नहीं आया जा सकता, मैंने कहा। हम उसकी कंपनी की इनोवा में सफ़र कर रहे थे, जिसके कारण हमारा सफ़र बस की तुलना में बहुत जल्दी पूरा हो रहा था। बिहार की सड़कों का क्या कहना, इतना ही कहा जा सकता है कि एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए ये बहुत अच्छी है। आउच! एक बड़े दशके में रिया का सिर कार की छत से टकराया तो उसके मुंह से चीख निकल आई। इस दशके का मतलब है कि अब हम सिमराव के बहुत करीब पहुंच गए हैं, मैंने कहा। मैंने रिया को गेस्ट रूम दिखाया। ये कमरे तो बहुत बड़े हैं। तुम वाकई एक प्रिंस हो। यहाँ सब कुछ खस्ता हाल है, मैंने कहा। मैं उसे अपने कमरे में ले आया। उसने मेरी दीवार पर बास्केटबॉल पोस्टर्स देखे। मैं बेड पर बैठ गया। वो एक कुर्सी पर बैठ गई। मुझे रुद्र में बिताए गए उन लम्हों की याद आ गई।
जब हम सालों पहले इसी तरह बैठे थे। तुम अब भी खेलते हो? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं भी अब नहीं खेलती, उसने कहा। खेलना चाहती हो? आज शाम? पहले काम, तुम्हें मेरे लैपटॉप पर द गॉडफादर देखनी होगी। देख ली है, मैंने कहा। तुमने पहला पार्ट देखा था, अब दूसरा पार्ट सबटाइटल्स के साथ देखो। मैंने मुंह बनाया, लेकिन इसका उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उसने एक फिटेड वाइट टी शर्ट और ब्लैक टाइट पैंट्स पहन रखे थे। वो ऊपर से नीचे तक ढकी हुई थी, लेकिन तंग कपड़ों से उसके शरीर की कब्जे उभर कर सामने आ रहे थे। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि रिया सिमराव में मेरे कमरे में है। मैं उसे किस करना चाहता था। मैं सोच रहा था कि इतने सालों बाद ऐसा करना कितना कमाल होगा। क्या सोच रहे हो? उसने उंगलियां चटकाते हुए कहा। उसके सवाल से मैं जैसे ठिठक गया हूँ। कुछ नहीं, लंच करें। तुमने ये इंग्लिश में सोचा या हिंदी में? मैंने याद करने की कोशिश की। मैं लंच के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। मैं उसे किस करने के बारे में सोच रहा था। और ये बात किस लैंग्वेज में सोची जाती है? देखो माधव, ये जो सो कॉल्ड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर होते हैं, वे इंग्लिश में सोचते हैं। हमेशा नहीं, लेकिन अधिकतर समय। जैसे कि जब तुम अपने दिमाग में कोई फैसला करते हो तो वो इंग्लिश में होता है या हिंदी में? हिंदी में, ऑफ कोर्स, मैंने कहा। यही प्रॉब्लम है। यदि तुम अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इसकी शुरुआत तुम्हारे दिमाग से होनी चाहिए। उसने मेरा सिर थपथपाया। उसके स्पर्श से मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे नशा हो गया हो। मुझे लगता है लड़कों के साथ जन्मजात ये बीमारी होती है। एक बार वे किसी लड़की को पसंद करने लगे तो जाने अनजाने हुआ एक स्पर्श भी उनके लिए नशीला साबित हो सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कहा। गुड, तुम्हारे यहाँ इंटरनेट है? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं तुम्हें कुछ स्पीचेस दिखाना चाहती थी, उसने कहा। पास में एक साइबर कैफ़े ज़रूर है, तो चलो, इसी बहाने में सिमराव भी देख लूँगी। सिमराव में देखने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी उसे हर चीज़ कमाल की लगी। हम शक्ति साइबर कैफ़े आए। धूल से सने कंप्यूटर के सामने कुछ लोकल लड़के बैठे हुए थे। वे न्यूज़ वेबसाइट खोलकर बैठने का दिखावा कर रहे थे, जबकि शायद वे दूसरे ओपन टैब से पोर्न डाउनलोड कर रहे हों। स्टीव जॉब की स्टे हंग्री स्टे फुलिश, उसने यूट्यूब खोलते हुए कहा। हंग्री फॉर यू, फुलिश फॉर यू, मैंने सोचा। ओह, मैंने कहा। क्या? उसने कहा। वीडियो डाउनलोड होने में थोड़ा समय ले रहा था। मैं इंग्लिश में कुछ सोचा। एक्सीलेंट। क्या सोचा? मैंने जल्दी से अपना सिर झटका और वीडियो देखने लगा। तुम्हें सबटाइटल्स चाहिए? उसने पूछा। ये सचमुच कमाल था कि इससे पहले मैं सोचूं कि मुझे क्या चाहिए, उसे पता चल जाता था। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। वो पहले ही सबटाइटल्स वाला एक वीडियो चुन चुकी थी। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर्स की स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा थी। जिनके सामने मुझे स्पीच देनी थी, ये ठीक वैसे ही सिचुएशन थी जिस पर वो शब्द फिट बैठता था जो मैंने अपनी इंग्लिश क्लासेस में सीखा था। आयरोनिक। दुबले पतले गंजे सिर के स्टीव ग्रेजुएशन रोब्स में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पोडियम पर खड़े थे। मैं स्पीच सुन रहा था और सबटाइटल्स पढ़ रहा था। मैं कभी किसी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ। सच कहूँ तो कॉलेज ग्रेजुएशन के जितना करीब में आया हूँ, उतना इससे पहले कभी नहीं आया था। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। बस इतनी ही, कोई बड़ी बात नहीं, केवल 3 कहानी। मैं फौरन उनकी बातों से बंध गया। मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन मैं उन्हें चंद पलों में ही पसंद करने लगा। उन्होंने अपनी किसी भी अचीवमेंट के बारे में नहीं बताया था।
फिर भी आप उनकी महानता को महसूस कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये कि अपने दिल और अपने इंट्यूशन की बात सुनने और उसकी राह पर चलने का साहस अपने भीतर पैदा करो। इंट्यूशन? मैंने पूछा। गट इंस्टिंक्टिव, वो जो हमारे मन की बातें होती है, रिया ने कहा। क्या मुझ में अपने दिल की बात सुनने का साहस था? क्या मुझ में रिया को एक बार फिर से प्रपोज करने की हिम्मत थी? फाइनली स्टीव ने अपनी स्पीच पूरी की। क्या मैं इसे एक बार फिर देख सकता हूँ? शो, मैं दूसरे कंप्यूटर पर अपने मेल्स चेक कर लेती हूँ। मैंने वो स्पीच 3 बार फिर देखी। प्रैक्टिस के तौर पर मैंने उसमें ऐसे कुछ पंक्तियों को दोहराया। 1 घंटे बाद मैं उठ गया। पास की क्यूबिकल में मैंने रिया को देखा। उसका मेल खुला था और वो परेशान नजर आ रही थी। लंच करें? मैंने कहा। शायद स्टे हंग्री आखिरकार इतना आसान नहीं था। मैंने उसके मॉनिटर पर एक नज़र डाली। मैं केवल उसके मेल की सब्जेक्ट लाइन पढ़ पाया, डेड। उसने मेल को सेंड कर दिया। स्क्रीन सामने से हट गई। उसने लॉग आउट किया और उठ खड़ी हुई। हम चुपचाप हवेली की ओर बढ़ चले। सावित्री देवी ने हमें चपातियों के साथ दाल और सब्जी परोसी। लिट्टी चोखा हम डिनर में खाएंगे जब माँ आ जाएगी, मैंने कहा। अरे वाह, रिया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई उत्साह नहीं था। सब ठीक तो है? मैंने कहा। डैड पिछले कुछ समय से बीमार है। उसने पहली बार मुझसे कोई ज़रूरी बात साझा की थी। वे हार्ट पेशेंट हैं। उनकी पिछली बाईपास सर्जरी बहुत अच्छी नहीं हुई थी। हालात अच्छा नज़र नहीं आ रहे। तुम्हें दिल्ली जाना होगा शायद, पता नहीं। वे लोग मुझसे अपनी बातें छुपाते रहते हैं, उसने कहा। शायद एक दूसरे से बातें छुपाना सोमानियों की खानदानी परंपरा थी। वो नीचे देख रही थी और दाल में चम्मच घुमाए जा रही थी। शायद ये जॉब्स की स्पीच का कमाल था कि मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं उठा और उसकी तरफ मुड़ा और अपने हाथों को उसके कंधे पर रख दिया। उसने भी बदले में उठकर मुझे हक किया, लेकिन आहिस्ता से। मुझे पूरा यकीन है कि वे ठीक हो जाएंगे। आखिर दिल्ली के सबसे अच्छे डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे होंगे, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया और फिर बैठ गई। सॉरी, उसने कहा, मैंने तुम्हें भी चिंता में डाल दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है रिया। कभी कभी हम बुरा महसूस करते हैं, तब उसके बारे में बात कर लेना अच्छा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मानो खुद से ही कहा। हमने अपना खाना पूरा किया। उसने प्लेट्स उठाई। किचन कहाँ है? उसने कहा। मैंने किचन की ओर इशारा कर दिया। मैं कल्पना करने लगा कि वो अगर हमेशा हमारे घर में ही रहे तो कैसा हो। निश्चित ही वो सिमराव में कभी एडजस्ट नहीं हो सकती। मेरी टूटी फूटी हवेली उसकी 100 औरंगजेब रोड का मुकाबला भी कैसे करती। मैं किचन में गया तो पाया कि वो बर्तन धो रही है। ये क्या कर रही हो? मैंने हैरत से कहा। रिलैक्स, मैं ये पटना में भी करती हूँ, उसने कहा। मेरी माँ को ये देखना चाहिए। क्यों? कुछ नहीं, वो यहाँ आई हुई है, माँ ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। मेरी अपनी माँ से अहाते में भेंट हुई थी। वे स्कूल से घर आई थी। मैंने नोटबुक से भरा उनका बैग उठा लिया। हम घर चले आए। कहाँ है वो? गेस्ट रूम में। आजकल की लड़कियां भी कितनी अजीब है, किसी भी लड़के के घर में रहने चली आती है। क्या कह रही हो माँ? वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है। मैंने उसे यहाँ इनवाइट किया है। उसके पेरेंट्स को पता है? पता नहीं, माँ ने सिर हिलाया। वी नाइस माँ, मैंने कहा। तुम्हें वो पसंद है? ये भला किस तरह का सवाल है? क्या हम उन लोगों को अपने घर बुलाते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते? सीधा जवाब दो। मैं नहाने जा रहा हूँ। बाथरूम के नल से पानी बूंद बूंद कर टपक रहा था। मुझे बाल्टी भरकर नहाने में 45 मिनट का वक्त लगा। मैंने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने नीचे लिविंग रूम में चला आया। रिया और माँ वहाँ पहले से ही मौजूद थे। तुम दोनों की मुलाकात भी होगी, मैंने कहा।
हाँ, रिया ने कहा, मैं बस आंटी के साथ थोड़ी गपशप कर रही थी। तुम इसके साथ बास्केटबॉल खेलते थे? माँ ने पूछा। उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था मानो मैंने कोई बहुत बड़ा धोखा दे दिया हो। कभी कभी। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे गिल्ट महसूस हुआ। मुझे थोड़ा लंबा जवाब देना चाहिए था। वेल, ये कॉलेज की गर्ल्स टीम में भी शामिल थी, मैंने कहा, लेकिन तुमने तो इसके बारे में कभी नहीं बताया। तुम तो बास्केटबॉल के बारे में इतनी बातें क्या करते थे? माँ ने कहा। मैंने इसके बारे में कभी नहीं बताया, मैंने चौंकने का दिखावा करते हुए कहा। नहीं, माँ ने कहा, लेकिन हम केवल फर्स्ट ईयर के दौरान ही साथ खेलते थे, मैंने कहा। क्यों? माँ ने पूछा। मैं कुछ देर रुका, उसके बाद हमारे ग्रुप्स बदल गए थे, मैंने कहा। रिया और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। सावित्री ताई हम सब के लिए नींबू पानी ले आई थी। माँ रिया की ओर मुड़ी। तो तुम कितने समय तक शादीशुदा रही थी? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। माँ को कैसे पता चला? रिया मेरी हालत को समझ गई। हम इस बारे में बात कर रहे थे, उसने कहा। वो अपने डिवोर्स के बारे में बातें कर रही थी। उसने तो मुझे भी उस बारे में कभी नहीं बताया। 1.5 साल, रिया ने कहा। बच्चे? माँ ने कहा। व्हाट द हेल, माँ भी क्या बातें कर रही है? रिया ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तुमने इतना जल्दी शादी क्यों कर ली? माँ ने पूछा। यह साफ था कि उनके दिमाग में ऐसा कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ था कि क्या पूछना है और क्या नहीं। ये सवाल तो मैं भी रिया से पूछना चाहता था। मुझे हैरानी तब हुई जब मैंने देखा कि रिया भी अपने जवाबों को फिल्टर नहीं कर रही थी, क्योंकि तब मैं बेवकूफ़ थी। वे लोग फैमिली फ्रेंड्स थे तो सबको लगा कि ये एक अच्छा आइडिया होगा, लेकिन सबसे बढ़कर वो मेरी बेवकूफ़ी का नतीजा था। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? दिल्ली में। तुम पंजाबी हो? माँ ने कहा। जैसे कि हर भारतीय बड़ा बुजुर्ग करता है। उनके लिए किसी की कम्युनिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। मारवाड़ी। मेरा नाम रिया सोमानी है। ओह, माँ ने कहा। और उन लोगों ने तुम्हें बिहार आकर काम करने दिया? वे तो मुझे कुछ करने नहीं देते, लेकिन मैं ऐसा करना चाहती थी। मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। उसके फेमिनिस्ट पंख फड़फड़ाने लगे थे। तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो? माँ ने पूछा। उनके आवाज़ में कटाक्ष थी, जिसे मैंने और रिया दोनों ने महसूस किया। हो सकता है जो फैसला मैं लूँ वो बहुत अच्छे साबित ना हो, लेकिन मैं अपने फैसला खुद लेना पसंद करती हूँ, उसने कहा। इन लोगों का दिल्ली में बड़ा बिजनेस है माँ, मैंने कहा। इंफ्रास्ट्रक्चर। मारवाड़ी लोग तो बहुत अमीर होते हैं, माँ ने कहा। तो फिर तुम काम क्यों कर रही हो? मैं आज़ाद जिंदगी जीना चाहती हूँ, रिया ने कहा। मैं समझ गया कि उन दोनों की बातचीत में दूध और शहद की वो धारा नहीं बह रही है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। रिया को लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैंने उसे आज उसके लिए ही यहाँ बुलाया है, मैंने कहा। अपने पसंदीदा व्यंजन का नाम सुनकर माँ तुरंत शांत हो गई। अच्छा, उन्होंने कहा। तुमने कब लिट्टी चोखा खा लिया? यही बिहार में। माधव मुझे बिहार में हर बार मौर्य कॉम्प्लेक्स में ही ले जाता है, हर बार, माँ ने एक भौए उचकाते हुए कहा। वेल, कभी कभार, मैंने कहा। मेरी आवाज़ फिर गिल्ट से भरी हुई थी। 2 या 3 बार। मैं तो क्लासेस में ही इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता। माँ ने अपने नींबू पानी का एक बड़ा सा घुट पिया। मैं तो समझती थी कि तुम वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हो, उन्होंने कहा। तुम्हारी स्पीच तैयार हो गई? उस पर ही काम चल रहा है। रिया उसमें मेरी मदद कर रही है, मैंने कहा। रिया तुम्हारी मदद कर रही है? माँ ने कहा। मेरा मन हुआ कि काश मैंने उन्हें रिया के बारे में पहले से कुछ बताया होता, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं समझ गया कि अब इस विषय को बदलने में ही मेरी भलाई है। मैं सावित्री ताई से टेबल जमाने को कह दूं, मैंने कहा। ये तो मैं भी कर सकती हूँ, रिया ने कहा। माँ ने उसकी तरफ देखा। यदि आपको ठीक लगे तो। मैंने किचन देख लिया है,
मैं सावित्री ताई की मदद कर सकती हूँ। माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। रिया ने इससे उनकी सहमति माना और वहाँ से उठ चली गई। अब मैं समझी कि तुम पटना क्यों जाते हो, माँ ने कहा। जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। रिया बस मेरी एक दोस्त है, एक पुरानी क्लासमेट, मैंने कहा। उसकी इतनी जल्दी शादी और डिवोर्स कैसे हो गया, उन्होंने पूछा। इससे मुझे भी हैरानी हुई। पटना में बाय चांस मेरे उसकी मुलाकात हो गई और वो तुमसे चिपक गई, उन्होंने कहा। ऐसा नहीं है, आखिर में पूरे समय तो इंग्लिश की पढ़ाई नहीं कर सकता ना माँ। मुझे भी दोस्तों की ज़रूरत महसूस होती है, फिर वो प्रैक्टिस करने में मेरी मदद करती है। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो एक हाई क्लास सोसाइटी से है। वो तो दिख ही रहा है कि वो कितनी हाई क्लास है, उन्होंने कहा। मुझे पता नहीं उसका डिवोर्स क्यों हुआ, लेकिन उसके पापा बीमार हैं। उसके साथ अच्छे से पेश आइएगा। मैं तो अच्छे से ही पेश आ रही हूँ। वो मेरे घर आकर ठहरी है। तुम मुझसे और क्या उम्मीद करते हो? मैंने अपनी आंखें घुमा दी। और उसने इतनी टाइट पैंट्स क्यों पहन रखी है? इसके बाद उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता माँ, मैंने थोड़ा तेज में आते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि उसकी शादी क्यों हुई, उसका डिवोर्स क्यों हुआ और टाइट पैंट्स क्यों पहनती है। क्या आप उसे जरा बख्शेगी? तुम उस लड़की के लिए अपनी माँ पर चिल्ला रहे हो। माँ ने अपना मुंह फेर लिया। यह रानी साहिबा का क्लासिक गुस्से वाला लुक था। मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ अब भी इतनी तेज थी कि उसे चिल्लाने की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। माँ दूसरी तरफ देखती रही। मुझे समझ आ गया कि एक अमन चैन भरे डिनर के लिए मुझे उनकी मदद की ज़रूरत होगी। सॉरी, मैंने कहा। माँ ने नाक सिकोड़ी। प्लेट्स लेकर डाइनिंग रूम में जा रही रिया मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, सॉरी माँ। रिया के फिर से किचन में लौट जाने पर मैंने कहा। माँ ने मुझे घूर कर देखा। मैं अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत मुसीबतें झेल चुकी हूँ, उनमें और इजाफा मत करो, उन्होंने कहा। मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैंने कहा। बाय द वे, आपने कभी स्टीव जॉब्स के बारे में सुना है? मैंने उन्हें समझाया कि किस तरह यूट्यूब पर स्पीचेस सुनने से मुझे मदद मिली है और रिया की इस तरह की ऐसी कितनी ही तरकीबें मेरे लिए मददगार साबित हुई है। मुझे इंग्लिश में सोचना होगा माँ, हाई क्लास लोगों की तरह। उनकी इंग्लिश हम लोगों से अलग होती है ना, लेकिन हम लोग कौन सा लो क्लास है, माँ ने कहा। डिनर तैयार है, रिया ने डाइनिंग रूम में ताली बजाकर कहा। हमारा डिनर आखिरकार अमन चैन भरा ही रहा और शब्दों के तीर नहीं चलाए गए। जब दो महिलाओं की आपस में बनती नहीं है, तब अगर वे शांति के साथ 1 घंटा गुजार लें तो इसे एक छोटा मोटा चमत्कार ही कहा जा सकता है। मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, रिया ने अपने पेट पकड़ते हुए कहा। मैंने इससे शानदार खाना कभी नहीं खाया है। हम तो इस तरह का खाना है रोज ही खाते हैं, माँ ने कहा और वहाँ से उठकर चली गई। मैं एक कन्फेशन करना चाहती हूँ, रिया ने कहा। हम हवेली की छत पर जूट की एक चारपाई पर बैठे थे और उन लाखों तारों को निहार रहे थे जो दिल्ली के आकाश में कभी नजर नहीं आते हैं। कॉलेज के दिनों में तुमने मुझे बिहार और उसकी सिंप्लिसिटी के बारे में जो कुछ बताया था, उसके कारण भी मैंने पटना आने का ऑफर मंजूर किया है। रियली, मैंने कहा। और क्या तुम्हें उम्मीद थी कि हमारी फिर से मुलाकात होगी? हाँ सही है, उसने कहा और हंस पड़ी। इसलिए मैं समझ नहीं सका कि उसने ये बात कटाक्ष में तो नहीं कही। मेरी माँ ने जो कुछ कहा उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना, मैंने कहा। मैं क्यों सोचने लगी, उसने कहा और मुस्कुरा दी। शायद सभी माएँ एक जैसी होती है, मतलब कुछ नहीं, वे रानी साहिबा है, अपनी संतलत की महारानी। वे जो चाहे कह सकती है, वो दिल की बुरी नहीं है, मैं जानती हूँ। जब मैं किचन में गई थी तब उन्होंने मेरे बारे में बातें की थी। नहीं तो क्यों, मेरे कपड़े, मेरा डिवोर्स वगैरह कुछ खास नहीं, मैंने कहा। मैं इसके सिवाय कुछ और नहीं सोच रहा था कि कैसे कैजुअल तरीके से मैं उसका हाथ थाम लूँ
आखिरकार जब मैंने ऐसा करने का साहस जुटाया तो मैं अचानक आगे झुका और उसका हाथ पकड़ लिया। वो कोई बहुत नज़ाकत से की गई हरकत नहीं थी। केयरफुल, उसने कहा। क्या? मेरी बाई कलाई वो थोड़ी कमज़ोर है। कैसे? एक पुरानी चोट। बास्केटबॉल, उसने जैसे झिझकते हुए अनमने ढंग से सिर हिलाया। मैंने उसका हाथ छोड़ा और उसे बाहों में भर लिया। तुम्हारी माँ नीचे है, उसने कहा। मैंने उसके इन शब्दों को इनकरेजमेंट की तरह लिया। उसने ये नहीं कहा था कि उसका हाथ पकड़ना गलत है। उसने इतना ही कहा था कि मेरी माँ नीचे है, वो सो रही है। मैंने कहा। मैंने उसकी उंगलियों के साथ अपनी उंगलियां गुत्थम गुत्था कर ली। उसने विरोध नहीं किया। मैंने अपना चेहरा उसके चेहरे की ओर घुमाया। उसने हाथ छुड़ाया और कुछ इंच दूर खिसक गई। हे, तुम यहाँ स्पीच रिहर्सल करना चाहोगे? उसके लिए ये एक अच्छी जगह है, उसने कहा। लड़कियां जितनी आसानी से किसी सिचुएशन और सब्जेक्ट को भुलाकर दूसरी बात शुरू कर सकती है, वो अपने आप में एक अनूठी चीज है। अभी नहीं, मैं थक गया हूँ, मैंने कहा। तो नीचे चले, रिया ने मासूमियत से कहा। मैंने उसकी आंख में देखा। वो मेरे उस देखने का मतलब समझ गई। सालों पहले कॉलेज में हम ऐसा लम्हा साझा कर चुके थे। मैं आगे झुका। मेरे होंठ उसके होठों से महज 1 इंच की दूरी पर थे। नहीं माधव, नहीं, उसने कहा और अपने हाथ को होले से मेरे सीने पर रख दिया। लेकिन उसने मुझे पीछे नहीं धकेला। उसकी उंगलियां सीधे मेरे दिल पर थी। मैं थोड़ा पीछे हटा। क्यों नहीं, मैंने कहा। हमने तय किया था कि केवल फ्रेंड्स रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों नहीं? एक ही सवाल 2 बार मत पूछो। लेकिन मैं दोबारा कोशिश तो कर सकता हूँ। मैं फिर उसकी ओर झुका। इस बार उसने मुझे पीछे धकेल दिया। ऐसा मत करो प्लीज़। उसकी आंखें नम थी। मैं पीछे हट गया। कम से कम हम बातें तो कर सकते हैं, मैंने कहा। लूजर्स को लड़कियों से केवल बातें मिलती हैं, विनर्स को किस मिलते हैं। हम बातें ही तो कर रहे हैं। क्या तुम्हें अपने डेट की चिंता हो रही है? हाँ, दूसरी चीज़ों के साथ ये भी। लेकिन उस चीज़ को तुम मेरे साथ कभी शेयर नहीं करोगी। माधव, तुम एक अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छे लड़के हो। ओके, यदि तुम कहो तो, मैंने कहा। लेकिन क्यों हमेशा बीच में चला आता है? क्या हम अपने को इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं? अगर अभी नहीं तो शायद बाद में कभी। माधव, उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी उम्मीदें परवान चढ़ने लगे, इसीलिए बाद में भी नहीं। क्यों? मैंने कॉलेज में जो किया था उसके लिए। तुम पागल हो क्या? तुम्हें लगता है कि मैं सालों पुरानी बातों को लेकर बैठी रहूंगी? फिर क्या बात है? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं? मैंने कहा। वो मुस्कुरा दी। क्या? मैंने कहा। मैंने अभी कहा है कि तुम बहुत अच्छे हो। गिव अस अ शॉट रिया, मैंने कहा। शॉट? वाओ, तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश स्लैंग आती है। एक चांस या जो भी हो, खैर रहने दो। ओके फाइन फ्रेंड्स। मुझे लगा कि मैंने एक मौका गवा दिया है। किस करने की नाकाम कोशिश को एक बहस में तब्दील नहीं करना चाहिए। हम कुछ मिनट चुप रहे। मेरे पिता धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहे हैं, उसने कहा, और मुझे ये भी नहीं पता कि इस पर क्या महसूस करूं। आखिर वो तुम्हारे पिता हैं। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि वे ये लड़ाई जीतने में कामयाब रहें। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता रिया, मैंने कहा। या कहो मेरे मुंह से निकल गया। वो मेरी ओर मुड़ी। नॉट अगेन, सॉरी, मैंने कहा। मैं दूसरी तरफ मुड़ गया। लड़कियों को अंदाज़ा भी नहीं है कि रिजेक्ट किए जाने पर लड़कों को कितनी तकलीफ होती है। इसके बावजूद लड़कों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है और जख्म को बर्दाश्त करना होता है। उसने मेरा हाथ थामा। मैंने उसे खींच लिया।
बी अ मैन ऐसा कहा जाता है। वेल, कभी कभी मैन होने के लिए बहुत हिम्मत दिखानी पड़ती है। गुस्सा थूक दो जहाँपना, उसने कहा। एक किस, मैंने कहा। क्या? बस एक किस, और उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम फ्रेंड्स की तरह ही रहेंगे, केवल फ्रेंड्स। ये क्या बात हुई? आई डोंट नो, आई कांट गेट वन किस आउट ऑफ माई माइंड। I need to know. I mean something to you. I understand your situation, the divorce, your dad, and your job. I won't expect anything. I will let you be. I will be a friend and value you as one. But just one kiss. उसने तालियां बजाई। क्या हुआ? तुमने वो सब कुछ इंग्लिश में कहा। ओ माई गॉड माधव! एक पल के लिए मैं किसके बारे में भूल गया और अपनी इस उपलब्धि के बारे में सोचने लगा। अरे हाँ, मैं तो सचमुच वो सब इंग्लिश में बोल गया। मैं हैरत से कहा। ऑसम, उसने कहा। मैं फिर से हकीकत में लौट आया। सो यस, वन किस। लेकिन इश, मैंने कहा और अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। मैं आगे बढ़ा और उसके मुंह पर रखी अपनी उंगलियों को चूम लिया। उसकी आंखें अचरज से चमक उठी। मैंने अपनी उंगलियां हटा ली। मेरे होठ उसके होठों से जा टकराया। हमने ठीक 3 साल 4 महीने और 11 दिन पहले किस किया था। उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन पर डाल दी, मानो वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हो। हमने पहले पहल तो आहिस्ता से किस किया, लेकिन उसके बाद हम आवेश में बह गए। मेंढक टटरा रहे थे, झिंगुर झाए झाए कर रहे थे और मध्यम बहाव बह रही थी। जब सिमराव का आकाश दुनिया के नहीं तो कम से कम बिहार के अब तक के सबसे अच्छे किस का गवाह बना। उसने अपना चेहरा मेरे कंधे में टिका दिया। किसी से ज़्यादा उसे इस बात की ज़रूरत थी कि कोई उसे थाम ले, जैसे कि उसने एक अरसे से किसी को गले नहीं लगाया हो। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे, गर्दन और होठों पर किस के बौछार कर दी। 1 मिनट या शायद 1 घंटा बाद वो हिली। ये तो बहुत लंबा किस हो गया, उसने कहा, लेकिन उसे एक किस ही गिना जाएगा। अच्छा लगा, मैंने कहा। माधव, क्या तुमने कहा ये किस? वो एक किस नहीं था। अब तुम किस की क्वालिटी के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करना चाहते हो। फिर बताओगे कि इस किस का क्या मतलब था, या क्या हम फिर से ऐसा कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। मैंने ये तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम मेरे लिए कुछ मायने रखते हो। लेकिन प्लीज़, आज के बाद फिर कभी इस बारे में बात करना और ना ही इसका कभी जिक्र करना। मैं हैरत से उसका मुंह ताकता रह गया। आखिर कोई बिहार के या शायद दुनिया के सबसे अच्छे किस के बारे में एक बार भी बात किए बिना कैसे दरकिनार कर सकता है। फिर भी मैंने इतना ही कहा। फाइन, बैठ जाओ, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ मुंह किया, लेकिन मैं उससे थोड़ी दूरी पर बैठा था ताकि उसे यह ना लगे कि कहीं मैं उस पर फिर से हमला ना बोल दूं। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। क्या हुआ? इट वॉज ऑसम, उसने कहा। क्या नाइस? वही जो हमने अभी अभी किया। हम क्रॉस लेग करके सीधे बैठे रहे। वो नाइस था, हाँ, उसने कहा और हंस पड़ी। हम जिस तरह से बैठे वो वंडरफुल था। वाह, तुम तो बहुत अच्छे से बैठ पाते हो। हम हंस पड़े। मैं उसे छूना चाहता था, लेकिन ऐसा किया नहीं। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि हमने फिर से किस किया था। 20 मिनट बाद उसे खांसी आई। 1 बार, 2 बार और फिर 5 बार। तुम ठीक तो हो? हाँ, यहाँ थोड़ा सर्दी है, उसने कहा और उसे खांसी का एक और दौरा पड़ा। मैं पानी लाता हूँ। मैं दौड़कर अपने कमरे में गया और पानी की एक बोतल ले आया। वो चारपाई पर लेटी हुई थी और उसका दायां हाथ उसके माथे पर था।
तुम ठीक नहीं लग रही हो रिया, मैंने कहा। वो फिर खांसी, फिर उसने उठकर पानी पिया। मैंने उसका माथा छुआ। तुम्हें बुखार तो नहीं है, मैंने कहा। शायद मैं बहुत थक चुकी हूँ। कहीं मैंने तो तुम्हें नहीं थका दिया, मैंने कहा। मुझे उसे किस करने को लेकर गिल्ट फील हो रही थी। नहीं, अब मुझे आराम करना चाहिए। उसे फिर जोरों से खांसी आई। इस बार का दौरा बहुत तेज था। मैंने उसके उठने में मदद की और उसे गेस्ट रूम तक ले गया। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें यहाँ कोई मदद के लिए चाहिए, मैंने कहा। वो मुस्कुरा दी। नाइस ट्राई सर, लेकिन मैं ठीक हूँ, उसने कहा। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं माँ को उठा सकता हूँ, मैंने कहा। नहीं नहीं प्लीज़, मुझे बस नींद की ज़रूरत है। कल हम स्कूल चलेंगे ना, यदि तुम्हारी तबीयत ठीक रही तो। मेरी तबीयत ठीक ही है। गुड नाइट माधव, उसने कहा। गुड नाइट रिया, मैंने कहा। लेकिन मेरा वहाँ से जाने का जी नहीं कर रहा था। मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, उसने कहा। उसकी आवाज़ उदासी सी लग रही थी। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में चला आया। जब मैं अपने बिस्तर में लेटा तो अपने होठों को छुआ और तारों की छां में हमारे द्वारा किए गए उस अद्भुत किस के बारे में सोचने लगा। आई लव यू रिया सोमानी, नींद के आहोश में खो जाने से पहले मैंने धीमे से कहा।